नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये कक्षा 9 से 12 के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम अध्याय 1 भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है। मानव जाति के विकास में जो सबसे ज़्यादा महत्व रहा है वो संप्रेषण माध्यम का रहा है और संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब अपने एक दूसरे से अपने विचार किस हिसाब से व्यक्त करते हैं वो चीज़, और वह माध्यम है भाषा। मतलब भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त कर पाते हैं। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है ना। जनरली जैसे हम भी सब कोई भी अपने को विचार व्यक्त करना है तो हम इसका भाषा का यूज ही करते हैं, उपयोग करते हैं। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों की कोई प्रयुक्त मानक भाषा हो, है ना। जो अपने विचार व्यक्त करते हैं वो भाषा कैसी हो सकती है? संकेत भाषा भी हो सकती है, कोई व्यवस्थित ध्वनि मतलब कोई सांकेतिक ध्वनि हो उसके हिसाब से, या फिर शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो ना। शब्दों और वाक्यों में प्रयुक्त मानक भाषा जिसको मानक भाषा माना गया हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये सब मानक भाषाएं हैं ना। इनके रूप निर्धारित किया हुआ है तो इसलिए इनको मानक भाषा भी कहते हैं। भाषा के माध्यम से ही अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और भाषा के माध्यम से ही अपने विचार दूसरों को पहुंचाते हैं, मालूम ही है आपको। तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं और भाषा के माध्यम से हम दूसरे व्यक्तियों के विचार आपस अपने सुन पाते हैं और जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं, है ना। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने महान परंपराएं हैं वो उनको जान पाते हैं और अपने अच्छे ज्ञान को संचित भी कर पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं ना। ये प्रमुख भाषा बताई, ऐसी और बहुत सारी अनेक भाषाएं संसार में विद्यमान है। भारत अनेक भाषाभाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है ना। अनेक बोली और भाषाओं से, है ना। तो आगे चैप्टर में आगे हम वो भी देखेंगे बोली किसको कहते हैं और भाषा किसको कहते हैं। तो जो भारत एक राष्ट्र है वो किससे बना है? अनेक तो बोलियां बोली जाती है और अनेक ही यहाँ पे भाषाएं हैं। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है ना। संस्कृत को क्या कहा गया है? सभी भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय भाषा है ना उनकी सूत्र भाषा कहा है। और संस्कृत को जननी भाषा भी कहते हैं, सभी भाषाओं की जननी भी है। तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है ना। राजभाषा मतलब राज्यकार्य की भाषा, है ना। जो हमारे ऑफिस और सरकारी कामकाज में जो यूज होती है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। मतलब शासकीय कार्य जो भी होता है वो सब जिस भाषा में होता है वो राजभाषा उसको कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा हो गया? मौखिक, और दूसरा लिखित, है ना। ये भाषा के प्रमुख दो प्रकार हो गए, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है ना। मौखिक भाषा जो है वो किससे प्रयोग में लाती है? कैसे प्रयोग में लाई जाती है? भाषणों के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा ये प्रयोग में लाते हैं मौखिक भाषा को। और लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है ना। तो लिखित भाषा है वो लिपि के माध्यम से, लिपि मतलब उसका जो कोई भी शब्द है, जैसे अ शब्द मान लो तो उसका फिक्स एक सिंबल बना रखा है। ये ऐसा लिखेंगे तभी उसको अपने अ पढ़ेंगे। अ लिख दिया तो ऐसा लिखेंगे, सिंबल है ये, तभी उसको अ पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ कि उसके लिपि है, जो कोई भाषा है तो उसके माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है ना। ये क्या? व्यवहार और चिंतन की अभिव्यक्ति का एक साधन है भाषा, है ना, जिससे अपने व्यवहार और चिंतन व्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं किसी के सामने। जो हमेशा एक सी नहीं रहती है अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है ना। तो ये जो भाषा है वो हमेशा क्या होती है? एक सी नहीं रहती है, उसमें दूसरी बोलियों के शब्द भी आ जाते हैं, बोलियों के शब्द भी आते हैं, भाषाओं के भी शब्द आते हैं, और जो भी संपर्क जितने भी संपर्क में उसकी भाषा आएगी उन सबके शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। तो जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है और
अपने जीवन में जो कोई रागात्मक संबंध है वो भी भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है ना। तो किसी से मधुर वाणी में बोलेंगे तो उसके फिर अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। ये सब रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है ना। कोई समाज है वो कितना सभ्य है उसको, और वो कितना सभ्य है तो इसकी भाषा को देख के ही अंदाजा लगा सकता है, लगा सकते हैं कि वो कितना विकसित है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदी बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। जो हिंदी भाषा है ना, उसका विकास कैसे हुआ है? दूसरी जनपदी बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार का मिश्रण है। जो हिंदी खड़ी बोली का शब्द भंडार है ना, उन सब में दूसरी भाषाओं के भी शब्द के मिश्रण है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। मतलब इस भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द तो है, पर जो व्याकरण का रूप है वो मुख्यतः हिंदी का ही व्याकरण का रूप है। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। जैसे अभी आपको बताया मैंने, इसमें विदेशी भाषाओं के भी शब्द है, अंग्रेजी भाषा के भी है, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं के कुछ न कुछ शब्द मिले हुए हैं। तो भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। तो भाषा स्थायी नहीं होती है, इसमें जिन भाषाभाषी देशों के लोगों से मिलेंगे तो वो शब्द उस भाषा में मिश्रण होते रहते हैं, और इस प्रकार भाषा का रूप परिवर्तित होता रहता है। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और इन परिवर्तनों के कारण नई भाषाएं बनती है, और इसी प्रकार परिवर्तन होता जाता है और नई नई भाषाएं बनती जाती हैं। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है ना। जितनी भाषा का विकास हुआ हो इसी प्रकार हुआ है ना। सभी भाषाओं के एक दूसरे के मिश्रण से और फिर नई नई भाषाओं का विकास होता गया है। आगे देखते हैं। अब आता है भाषा के भेद, है ना। भाषा के भेद कौन कौन से? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं तो मौखिक भाषा, और कुछ लिखना हो तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में करते हैं। अगर कुछ विचार है अपने, उनको अपने को संग्रह करना है तो कैसे संग्रह करेंगे? किसी पुस्तक में लिख के उसको उसी में फिर संग्रह करेंगे, उस प्रकार हम उसको संग्रह कर पाएंगे अपने विचार। तो इस प्रकार भाषा के फिर मुख्य रूप से दो भेद बताए गए। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच में बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है ना। मूलतः तो क्या होता है, सभी अपनी बातचीत में मौखिक भाषा का प्रयोग ही करते हैं, और इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। जो मौखिक भाषा होती है उसको अपने प्रयत्न से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही अपने सीख लेते हैं। जैसे एक माँ है तो उसके साथ बच्चा रह के वो बचपन से वो वहाँ की भाषा सीख जाता है, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार और समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखी जा सकती है ना। तो इस संप्रेषण व्यवहार के कारण, साथ में रहने के कारण अपने वो जो मौखिक भाषा होती है वो सीख सकते हैं। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। जैसे कोई लिखित भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनको क्या करना पड़ता है अपने को? प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है ना। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं आगे कि मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण, और फिर जो मौखिक भाषा है तो उनके फिर लिपि चिन्ह बनते हैं, और उसी प्रकार फिर भाषा का निर्माण होता है। अब आता है भाषा और बोली। भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, ये अंतर जानते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। जो एक सीमित क्षेत्र है वहाँ पे जो अगर कोई बोली जाती है, कोई भाषा बोली जाती है तो उसको बोली कहते हैं, और उसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी। कहने का मतलब अपने कुछ कोस पे अगर 5 कोस पे अगर जाते रहते हैं, मतलब यहाँ से कहीं 5 कोस भी गए तो वहाँ पे भाषा भी बदल जाएगी और पानी का स्वाद भी बदल जाएगा। मतलब कोस कोस पे पानी बदले और 5 कोस पर बानी, है ना। तो हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है, 5-7 मील बोली में बदलाव आ जाता है, और एक कोस की दूरी पर लगभग पानी के स्वाद में भी अंतर आ जाता है। कहते हैं कहावत है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है ना। अब बोली किसे कहते हैं? तो भाषा का सीमित रूप है, अविकसित है तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती और जिसका कोई व्याकरण भी नहीं होता है, और नहीं होता है वह शब्दकोश भी नहीं होता है। तो बोली की क्या विशेषता होगी?
सीमित, अविकसित और जो बोलचाल वाला रूप है वो बोली कहलाता है ना, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है, जिसका व्याकरण नहीं होता है और उसका शब्दकोश भी नहीं होता है कोई बोली का। जबकि संस्कृत भाषा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। सॉरी, जबकि जबकि भाषा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है ना, कोई भाषा होती है वो पूरे विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसी को भाषा कहते हैं। उसका व्याकरण भी होता है और शब्दकोश भी होता है। जैसे अंग्रेजी, अभी आपको बताया मैंने, अंग्रेजी, हिंदी, इनका व्याकरण भी है और विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो इनको इसलिए भाषा कहते हैं। और बोली कौन सी होगी, जैसे मारवाड़ी हो गई, मालवी हो गई, ये सब बोलियाँ होगी, तो इनका कोई ना तो कोई व्याकरण है और ना ही कोई साहित्य है, ठीक है। तथा इसमें साहित्य लिखा जाता है, भाषा में साहित्य भी लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विषित होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वो भाषा बनने लगती है। अगर कोई बोली है और उसका संरक्षण होता है, मतलब उसका संरक्षण का बचाव करके, मतलब वो विकसित होती जाती है, उसका लुप्त नहीं होती है और आगे बढ़ती जाती है और उसका क्षेत्र विकसित होता जाता है, तो क्या होता है उसमें फिर साहित्य भी लिखा जाने लगता है और वो धीरे धीरे क्या होती है, भाषा बनने लग जाती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले भाषा बन जाती है, उसके बाद फिर उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। फिर आगे देखते हैं हिंदी की बोलियां। अब हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है ना। हिंदी जो बोलते हैं वो खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, खड़ी बोली है ना, उसका विकसित रूप नहीं है, उसमें अनेक बोलियां हैं, जैसे बल्कि उसमें अन्य बोलियां भी समाहित है। हिंदी में अनेक बोलियां हैं जिस है, तो उसका विकसित रूप माना गया है फिर, है ना, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। मतलब एक केवल खड़ी बोली नहीं है, बहुत सारी बोलियां हैं। तो ये निम्न प्रकार के कौन कौन सी 5 भागों में बांटा है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में पश्चिमी हिंदी में कौन सी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू और बुंदेली तथा कन्नौजी भी शामिल है ना। पश्चिमी हिंदी में खड़ी कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रज, बांगरू, और बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। पश्चिम हिंदी में ये इतनी बोलियां हैं। फिर बिहार में कौन कौन सी प्रमुख बोलियां कौन सी है, मगही, मैथिली तथा भोजपुरी, 3 इसमें ये। फिर राजस्थानी में कौन कौन सी है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है ना। कुछ विद्वान मालवी तथा ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग अलग बोलियां मानते हैं, है ना। कुछ विद्वान है जो मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग अलग बोलियां मानते हैं। फिर आता है पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हैं, है ना। पहाड़ी में कौन कौन सी बोली आती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, ये तीनों बोलियां पहाड़ी में आती है ना। पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, मतलब कुछ मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया और इनकी ये सब बोलियां हैं। तो इन सब के मिलने से ही हिंदी का विकास हुआ है। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया है, ठीक है। ये जितनी बोलियां हैं, इन सब के मेल से और विकास से बनी हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया। राजभाषा स्वीकार कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। अब ये सब इन बोलियों से बनी है हिंदी, तो फिर स्वाभाविक है कि हिंदी के उच्चारण में भी विविधता पाई जाएगी। आगे देखते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। हिंदी व्याकरण क्या है, इस भाषा को शुद्ध रूप से कैसा लिखा जाता है और उसको बोलने के संबंधी नियम क्या है, उन सब की जानकारी देता है। क्या, कौन, व्याकरण। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। अगर किसी कोई भाषा सीखनी है तो अपने को उसका व्याकरण सीखना बहुत आवश्यक है। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का व्याकरण, अपना अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो उसका व्याकरण अपने सीखते हैं ना। जैसे टेंस याद करते हैं, उसके जितने भी वोकेबलरी है उसको अपने को याद करना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी अगर भाषा सीखनी है तो उसके व्याकरण को अपने को सीखना और समझना जरूरी है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्णपद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, शब्द, ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, ये सब हिंदी व्याकरण में आते हैं ना, हमने पढ़ते हैं। तो इन सब का घटकों का, इन सब विभिन्न प्रकार के घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 भागों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। तो हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये हिंदी व्याकरण के 3 भाग है, मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी, ठीक है।
भाषा की ध्वनियों को जिन लेख चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, ये पापा को बताया मैंने, मतलब लेख चिन्हों में वही सिंबल बताया जो मैं आपको कि भाषा के लिखने के लिए जो सिंबल बनाते हैं वही वो इसकी लिपि है। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। कोई मौखिक भाषा है उसको लिखने के लिए जो जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वही लिपि कहलाती है। ठीक है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इन संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इनकी क्या लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में दे रखा गोवा, गोवा मतलब कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। ये कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है और इन सबकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो अपने को ये भी याद रखना है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली इन सबकी लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तथा उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है ना। इन सबके सहयोग से किसने किया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सबके सहयोग से एक मानक रूप तैयार किया है। जो आपको मैंने बताया था मानक रूप, मतलब जिसका कोई फिक्स रूप है, वो जो तुरंत बदलता नहीं रहता है ना, तो मानक रूप कहलाता है भाषा का, है ना, वो उसको बोलते हैं मानक रूप, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। वो सभी के लिए समान है। जैसे अपने यहाँ पे जो बोलेंगे अ जैसा लिखेंगे तो सभी भी जहाँ भी जो हिंदी बोलेगा वो उसी प्रकार से अ लिखेगा, उसका लिखने का ढंग और बोलने का ढंग समान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। अब देवनागरी का मानक रूप कौन सा है? देखो, इसको भी दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन में। स्वर, तो स्वर कितने होते हैं आपको मालूम ही है, स्वर होते हैं 11। ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये तो हो गए स्वर। अब इसकी मात्राएं देख लो आप, इन मानक भाषा की अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ, बड़ा ऊ, फिर ये ऋषि की मात्रा है ये, और ए की, ऐ की, और ओ की और औ की मात्राएं। फिर आता है अनुस्वार। ये बिंदी जो है उसको अनुस्वार कहते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे आधा न का तरह उच्चारण होता है, जैसे जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, है ना। तो ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसको कहते हैं अनुस्वार। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को, ये चंद्र बिंदु है इसको कहते हैं अनुनासिक, और बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो इसके शब्द कैसे होते हैं? जैसे हंसना, धुआं, चांद, है ना, तो इनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी रहती है, तो ये कहलाता है अनुनासिक। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग, दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो पीछे लगाते हैं कोई भी, तो इसका उच्चारण हल्का सा ह जैसा ध्वनि आती है इसमें। फिर जैसे इसका उदाहरण क्या है? अधःपतन, दुख, दुख, मन स्थिति, ये। फिर आता है व्यंजन, है ना। तो आगे आप पढ़ोगे तो व्यंजन को भी 5 भागों में बांट रहा है। ये व्यंजन दे रखे हैं इसमें, क ख ग घ ड़, च छ ज ज ण, है ना, ट ठ ड, तो ये पूरे व्यंजन यहाँ है। ट ठ ड ढ ण, ड ढ ण, त थ द ध न, है ना, प फ ब भ म, ब म य र ल व ये लगे, फिर श श ह ये। तो इनको आगे भी पढ़ेंगे अपने, तो इनको भी अलग अलग में भागों में बांटा गया है। जैसे ये य र ल व है तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, श श स ह इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार ये क्षत्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे बनते हैं वो भी आगे अपने अध्याय में हो तो देखेंगे। फिर आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी व्यंजन को आधा दर्शाना हो तो वहाँ पे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके नीचे ऐसा हल चिन्ह लगा देते हैं तो उसका मतलब वो व्यंजन आधा ही है, मतलब उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। जैसे प्रहलाद, पट्टा और अपराहन। ग्रहित स्वर कौन सा है? आ, है ना। इसको दूसरी भाषा है ओ, ये ओ की मात्रा है ना, इसको ग्रहित स्वर कहते हैं। ग्रहित व्यंजन कौन से? आप देखो, ये तो ग्रहित स्वर हो गया ओ की मात्रा वाला ओ, और ये व्यंजन कौन से? क, ख, ग, ज, फ, ये सब नुक्ता वाले है ना, बिना नुक्ता वाले नहीं। क, ख, ज, फ कौन से? नुक्ता वाले, जो नुक्ता चिन्ह लगे हैं ये। तो अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है ये ओ की मात्रा वाला है, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ये। और फारसी से ग्रहित ध्वनिया कौन सी है? ये नुक्ता वाली है ना, फारसी से ग्रहित ध्वनिया। तो आगे देखते हैं फिर फारसी से ग्रहित ध्वनिया, जैसे गरीब ये लिखना है तो ये गजल, सब पे नुक्ता लगा ना, फन, कौम, खत, ये सब फारसी से ग्रहित ध्वनिया है। ठीक है, अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं, पुनः याद रखने योग्य। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं, सही है ना। अब भाषा के बिना भाषा के तो हम किसी को
अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार और भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, है ना। अभी आपको बताया आपने वही सिंबल जो आपने जो भी कुछ भी लिखने के लिए जो आकृति बनाई उसको लिपि कहेंगे। कोई भाषा है और उसका सिंबॉलिक आकृति बना दी, वही लिपि कहलाती है। तो लिपि की परिभाषा क्या हुई? मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेखन चिन्ह, उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहता है ना। कोई भाषा है और वो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है तो उसको क्या कहेंगे? बोली कहेंगे या उपभाषा कहेंगे। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई है ना। आपने पढ़ा 22 बोलियां, उनको कितने उपभागों में किया गया? 5 उपभागों। और उपभाग कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं ना बोलियों की। इनको 5 भाग उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, है ना। भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना, ये कैसे सीखना है, जो भी इसकी जानकारी है, नियम है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे ये अभ्यास प्रश्न को कैसे हल करना है। तो आप इनको एक बार देख सकते हो, जो भी आए वो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने इन प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।